ये वाटर कलर में मैंने पेंट किया हुआ भगवान श्री राम का पेंटिंग है। वीडियो के लेफ्ट साइड में आप फाइनल पेंटिंग का रिजल्ट देख सकते हो। इस पेंटिंग का रेफरेंस मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया था। जनरली हमें भगवान श्री राम के बहुत सारे रेफरेंस इंटरनेट पे दिखाई देते हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिजिटल पेंटिंग भी है और कई सारे उसमें से ओरिजिनल पेंटिंग भी है जो कि पुराने आर्टिस्ट लोगों ने पेंट किए हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें उतने रेफरेंस दिखाई नहीं देते थे इंटरनेट पे। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उसके बाद तो मानो बाढ़ सी आ गई है और आपको हर एक पोजीशन के हर एक मोमेंट के फ़ोटोज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हुए हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पहले मैंने पेंसिल से ड्राइंग किया था और उसके बाद मैंने कलरिंग स्टार्ट किया है। ये ड्राइंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं जितना हो उतना परफेक्ट तरीके से ड्राइंग करना चाहता था और कहीं पे भी मैं कोई भी मिस्टेक्स नहीं चाहता था। तो इसलिए मुझे ड्राइंग के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा। और जब भी आप कुछ इस तरीके के रेफरेंस पेंट कर रहे होते हैं तो आपका ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ड्राइंग को देना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने एक लाइट वॉश किया था और वो कितना लाइट है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मुझे उसके ऊपर शेड एंड लाइट का इफेक्ट क्रिएट करना था। तो पहला वॉश लाइट होना ही ज़रूरी है और उसके लिए जो मैंने कलर यूज़ किए थे वो थे येलो ऑकर, स्कारलेट रेड, ब्रंट सेना और अल्ट्रामरीन ब्लू भी उसमें मैंने ऐड किया था। इन सभी कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने फर्स्ट वॉश किया था। पिछले 10-12 सालों से मैं वाटर कलर की कंटिन्यू प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, लेकिन आज भी अगर मेरा वाटर कलर 1-2 हफ्ते के लिए नहीं हो पाता है या फिर मैं 1-2 हफ्ते के लिए वाटर कलर में पेंटिंग नहीं करता हूँ और इतने छोटे से गैप के बाद भी अगर मैं काम स्टार्ट करता हूँ वाटर कलर में, तो उस टाइम पे बहुत कलर अलग आते हैं और इवन जो ट्रीटमेंट होता है वाटर कलर का वो भी बहुत चेंज हो जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हमें वाटर कलर की प्रैक्टिस के लिए कितनी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो हमें वाटर कलर अगर करना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दें। अगर आपको वाटर कलर में खुद को कंटिन्यू डेवलप करना है तो आपको वाटर कलर की रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको वाटर कलर में रोज़ कुछ ना कुछ पेंट करना ज़रूरी है, तभी और बस तभी आप वाटर कलर में खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप पेंटिंग में देख रहे हैं कि मैंने लाइट वॉश करने के बाद जो डिटेल है वो ऐड करना स्टार्ट किया था और जो शेडो का पार्ट है मैंने वहाँ पे भी थोड़े से वार्म और कूल कलर का यूज़ किया है, क्योंकि मैं कलर में वेरिएशन चाहता था और ये पेंटिंग कलरफुल भी दिखाई देना चाहिए और ये स्टोन का भी फील होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने अलग अलग कलर के वेरिएशन क्रिएट किए और शेडो में भी मैंने एक कलर की शेडो पेंट नहीं की है, मैंने वहाँ पे भी कलर वेरिएशन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। आप किसी भी टाइप का पेंटिंग पेंट कर रहे हो, आप अगर कोई पॉजिटिव डिवाइन सब्जेक्ट पेंट कर रहे हो तो आपके कलर भी वैसे डिवाइन और पॉजिटिव ही दिखाई देने चाहिए। आपके कलर से वो फील होना चाहिए और ये चीज़ मैंने पुराने आर्टिस्ट लोगों के काम में बहुत बार नोटिस की है। जब भी किसी सब्जेक्ट में पॉजिटिविटी या फिर हैप्पीनेस दिखाना होता है तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वार्म और ब्राइट कलर का यूज़ किया हुआ देखा है मैंने। और जब भी थोड़े से सैड या फिर नेगेटिव टाइप के सब्जेक्ट पेंट किए हुए हैं तो उसमें थोड़े से डल और मडी टाइप के कलर यूज़ किए हैं। इवन उसमें ब्लैक कलर का यूज़ भी ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ब्लैक कलर निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। शायद इस वजह से भी ब्लैक कलर का यूज़ वैसी पेंटिंग में ज़्यादा किया गया देखा है मैंने, यानी कि जिस पेंटिंग के सब्जेक्ट थोड़े से निगेटिव या फिर सैड है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कलर कितने मैटर करते हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पेंट कर रहे हो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे कलर आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट देखने वाले के ऊपर होता है और हमारे कलर बहुत कुछ दर्शाते भी हैं, जैसे कि पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, लव, एंगर और पीस भी। ये सभी इमोशंस हम अपनी पेंटिंग के कलर के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है, कौन सा कलर किस टाइप का मैसेज देता है। तो ये एज अ आर्टिस्ट आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी सीनियर आर्टिस्ट से पूछ सकते हैं या फिर इंटरनेट पे भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ तक पेंटिंग का काम फिनिश होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी और डिटेल ऐड की है, क्योंकि ये मैं स्कल्पचर पेंट कर रहा हूँ और उसमें वो डिटेल दिखाई दे रही है, तो वो हमारी पेंटिंग में भी आनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैंने सभी जगह पे शार्प आउटलाइन नहीं रखा है, कहीं पे मैंने थोड़ा शार्प रखा है या फिर कहीं पे मैंने उसको थोड़ा मर्ज किया है, जिसकी वजह से जो स्टोन का रफनेस होता है वो भी फील होता है। पेंटिंग यहाँ तक फिनिश होने के बाद भी मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं बैकग्राउंड किस तरीके से पेंट करने वाला हूँ, लेकिन पहले मैंने स्कल्पचर को कंप्लीट पेंट करने का ही सोचा और स्कल्पचर को पेंट करने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए ये विजुअलाइज होने लगा। और इसी रीज़न की वजह से मैंने बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम करने का भी नहीं सोचा या फिर कोई एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करने का भी नहीं सोचा। मैंने बस बैकग्राउंड में कलर फ्लो किए और कुछ लोटस के फॉर्म ऐड किए और बस उतने से ही वो कंप्लीट फील होने लगा। तो जैसे जैसे स्कल्पचर का काम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे डार्क टोन ऐड करने की ज़्यादा आवश्यकता लगी, क्योंकि जहाँ पे डीप कार्विंग है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा था, तो वो डार्क ऐड करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन किस जगह पे कितना डार्क ऐड करना है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चाहिए होता है आपका ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में मैं हर सेशन में भी बात करता हूँ और इवन मेरे जो यूट्यूब के वीडियो हैं उसमें भी मैंने इस बात के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है।
क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि एज अ आर्टिस्ट आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आप हर एक चीज़ को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल लोगों के नज़रिए से देखना और एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखना, इसमें बहुत फ़र्क है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है कि आप उसको देख कैसे रहे हैं। मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप में से कितने लोग कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो खुद को बहुत जल्दी डेवलप कर पाते हैं। अभी ऑब्जर्वेशन को सीखने के लिए शायद मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में भी बताया था, आप मेरी इस बात को फॉलो कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हुए हैं और आपके सामने जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है या फिर कोई नेचर का पार्ट दिख रहा है, तो आप उसको अच्छी तरीके से देखना स्टार्ट करें। शुरू में शायद आपको उसके कलर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो वैसे वैसे आपको नेचर के कलर दिखाई देना स्टार्ट होता है। और ये किसी मैजिक से कम नहीं है, ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है बहुत बार, और इसलिए मैं आपको ये इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। तो मेरी इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन डेवलप कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पेंटिंग का यहाँ तक का पार्ट फिनिश होने के बाद अब मैंने बैकग्राउंड पेंट करना स्टार्ट किया है। बैकग्राउंड में भी मैंने पेंटिंग के ही थोड़े से कलर ऐड किए थे जो कि मैंने मेन सब्जेक्ट को पेंट करने के लिए यूज़ किए थे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने बस बैकग्राउंड में कलर पहले फ्लो किए और उसके बाद कुछ लोटस के फॉर्म ऐड किए, और बस इतने काम से ही बैकग्राउंड कंप्लीट दिखाई देने लगा। और जब ये पेंटिंग कंप्लीट हुआ तो उसके रिजल्ट ऐसे थे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में खुद का ही एक व्लॉग शूट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको खुद के बारे में बताने वाला हूँ और मैं अपनी आर्ट जर्नी के बारे में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। मैंने कौन से मीडियम से काम करना स्टार्ट किया और खुद को एज अ आर्टिस्ट कैसे डेवलप किया, और अभी तक मुझे मिले हुए अवार्ड्स और अचीवमेंट के बारे में भी मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको ये पेंटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ आपको अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और वैल्यूएबल टिप्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।